हेलो क्लास हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था ऑल अबाउट इलेक्ट्रोफोरेसिस और उसका प्रिंसिपल पढ़ा था। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, किस बेसिस पे वर्क करता है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना था। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि इस इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो चीज़ें होती हैं, जो मिक्सचर होता है या जो मिक्स्ड कंपोनेंट्स होते हैं, वो इलेक्ट्रिकल चार्जेस, उनके साइज़, मॉलिक्यूलर वेट, इनके बिहाफ पर सेपरेट किया जाता है। ठीक है, डेफिनेशन क्या होती है, किस प्रिंसिपल पे एक्ट करता है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। आज हम लोगों को पढ़ना है कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी कि जो मशीन यूज़ होती है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है फॉर इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, वो कौन सी चीज़ों के प्रिंसिपल पे एक्ट करता है। तो सबसे पहला कंपोनेंट है इलेक्ट्रोफोरेसिस में पावर सप्लाई। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये इलेक्ट्रिसिटी के बिहाफ पर काम करता है। इसमें कैथोड एंड एनोड पाए जाते हैं, जिनकी वजह से ये जब इसमें पावर सप्लाई जाती है तो चार्जेस में चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं वो एग्रीगेट करना स्टार्ट करते हैं टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो जो भी पावर चाहिए, सप्लाई चाहिए उसको, वो ऑलमोस्ट 50 to 500 वोल्ट के बिटवीन काम करता है। यानी इलेक्ट्रिसिटी जो चाहिए इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए वो लगभग 50 से 550 वोल्ट के अंडर में चाहिए। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि किस मेथड का यूज़ हम कर रहे हैं, किस टाइप का मेथड यूज़ हो रहा है, उसके बिहाफ पर अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज चाहिए होता है। तो इस बिटवीन मतलब इस 50 से 500 के बीच का कोई भी इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम है वो एक्ट कर सकता है, यूज़ हो सकता है इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर। उसके बाद में इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर चाहिए, एक ऐसा चैम्बर जिसमें ओवरऑल जो सल्यूशन हम लोग डालेंगे, जिन जिन चीज़ों को डालेंगे अभी मैं आपको बताऊंगी कि जो बेस होता है वो किन चीज़ों से बनता है इलेक्ट्रोफोरेसिस का, तो उसको रखने के लिए वो चैम्बर एक चाहिए होता है, जो कि ज़्यादातर मेटल का बना हुआ होता है। और ये करता क्या है, ये उस सल्यूशन को होल्ड करता है जिसके अंदर इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। अब चाहे वो जेल हो या बफर, जो भी हम यूज़ करेंगे उसको होल्ड करने का काम इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर का होगा। उसके बाद में अगला आता है इलेक्ट्रोड्स दो टाइप के, दो इलेक्ट्रोड्स प्लेस किए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट वन इज़ एनोड, जो कि पॉजिटिव साइन दिखाएगा, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं धनायन, और कैथोड को बोलते हैं ऋणायन, यानी वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स को दिखाता है। एनोड आपका क्या करता है, वो नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। देखिए, ये एक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री है कि अगर पॉजिटिव साइन है तो वो हमेशा नेगेटिव साइन वाली चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जो नेगेटिव साइन वाली चीज़ें हैं वो हमेशा पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट करेंगे। यानी डिफरेंट पोल्स अट्रैक्ट्स, डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट्स, और जो सेम चार्जेस होते हैं वो हमेशा रिपल्स करते हैं, यानी अपने से दूर भगाते हैं, अट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड्स बेसिकली ये काम करते हैं। बात करें सपोर्टिंग मीडियम क्या चाहिए होता है। सपोर्टिंग मीडियम वो मीडियम है जिसको हम उस इलेक्ट्रोड
जो कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रोड्स पॉजिटिव और नेगेटिव वाले रखे हैं उसके अंदर फिल करते हैं। ठीक है, कोई भी सपोर्टिंग मीडिया, इसमें फ्लूइड भी हो सकता है और जेल भी हो सकता है। जेल के लिए हम एगारोज जेल यूज़ करते हैं, ठीक है, और या फिर हम पॉलीएक्राइलामाइड जेल यूज़ कर सकते हैं जिसको हम पेज बोलते हैं, PAGE, पॉलीएक्राइलामाइड जेल। ठीक है, सेल्यूलोज एसीटेट मेम्ब्रेन भी यूज़ कर सकते हैं, पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये इतने टाइप ऑफ मीडियम्स हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं इनसाइड द इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर। अगला है बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन यूज़ होते हैं उस पूरे इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्रोसेस में जितनी भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं उनके पीएच को बैलेंस करने के लिए, उनके अंदर जो भी इलेक्ट्रिसिटी हम दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका प्रॉपरली कंडक्टिविटी होती रहे, इसके लिए बफ़र यूज़ किया जाता है। तो बफ़र के लिए हम ट्रिस ग्लाइसिन बफ़र यूज़ कर सकते हैं। एक होता है हमारा टी और एक होता है बी बफ़र, उनका यूज़ भी किया जा सकता है, यानी इनमें से हम कोई एक बफ़र यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद में हमारे पास होती हैं सैंपल लोडिंग वेल्स, यानी छोटे छोटे वेल्स के फॉर्म में बना रहता है एक प्लेट जिसमें छोटे छोटे गहरे वेल्स बने होते हैं, लगभग 1 सेंटीमीटर गहरा होता है। इसमें हम डाल देते हैं सैंपल। ठीक है, इसमें हम सैंपल एक साथ हम बहुत से लोगों का सैंपल यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक बार में सिर्फ एक ही सैंपल लगाएंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस में, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो सकता है। तो सैंपल के लिए हम कई सारे टाइप के सैंपल्स को यूज़ कर सकते हैं। स्टेनिंग सॉल्यूशन यूज़ करते। स्टेनिंग सॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कलर फॉर्म करने वाले सॉल्यूशन। स्टेन का मतलब होता है कलर छोड़ने वाला, ताकि हमें पॉजिटिव या निगेटिव का पता चल सके, कलर के बिहाफ पर हम जज कर सके कि कोई भी चीज़ प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, या कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, अब अलग अलग मॉलिक्यूल्स को सेपरेट या फिर विजुअलाइज करने के लिए हम अलग अलग सैंपल्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम इथिडियम ब्रोमाइड यूज़ कर सकते हैं फॉर डीएनए। जब भी हमें डीएनए का सेपरेशन इलेक्ट्रोफोरेसिस में करना हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इथिडियम ब्रोमाइड नाम का स्टेन यूज़ करेंगे। ठीक है, कुमेज ब्रिलियंट ब्लू, ये यूज़ हम करते हैं मेनली प्रोटीन के लिए। ठीक है, प्रोटीन को जब भी हमको विजुअलाइज करना हो, देखना हो, तो हम कुमेसी ब्रिलियंट ब्लू का यूज़ करेंगे। सिल्वर स्टेन्स का यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, सिल्वर स्टेन्स का यूज़ हम करते हैं, अमाइडो ब्लैक का यूज़ करते हैं, तो इन सभी का यूज़ भी हम कर सकते हैं। जेल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम भी होता है, यानी कि ये अलग अलग जेल में अलग अलग जब हम सैंपल उसमें डालते हैं तो एक सीधी रेखाएं बैंड्स के फॉर्म में बन जाती हैं। अगर वो चीज़ वहाँ प्रेजेंट है तो उसकी प्रेजेंस को दिखाने के लिए क्या करेंगे, छोटे छोटे बैंड्स बन करके सामने आ जाएंगे, तो वो उस इमेज को कैप्चर करके हमें दिखा देगा। अगर बैंड प्रेजेंट है तो हमें किसी भी प्रोटीन, डीएनए, आरएनए इनकी प्रेजेंस का पता लग जाएगा। उसके बाद में ये यूवी एंड ब्लू लाइट ट्रांस इल्यूमिनेटर का यूज़ भी करता है डीएनए जेल्स के लिए। यानी अगर हमें डीएनए का सेपरेशन करना हो तो हम अगर चाहें, हमें कलर या इथिडियम ब्रोमाइड का यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप इसके लिए यूवी लाइट या ब्लू लाइट जो कि इल्यूमिनेट करे उसका यूज़ भी कर सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद में बात करें हम लोग वर्किंग प्रोसीजर की, वो प्रोसीजर जिसके थ्रू हम परफॉर्म करते हैं टेस्ट, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पेपर जो जेल है और जो नॉर्मल जेल है, जैसे अगरोस जेल यूज़ करें, दोनों का प्रोसीजर बेसिकली अलग होता है, लेकिन कुछ चीज़ें दोनों में ही सेम होती हैं। तो सबसे पहले हमको करना क्या होगा, जेल का यूज़ करके एक सपोर्टिंग मीडियम प्रिपेयर करेंगे। यानी हमारे पास जो इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर है, इसमें हम जेल भर देंगे। जेल कौन सा, जो मैंने अभी आपको 2-3 टाइप के जेल्स बताए हैं। मेनली आपका एगरोस जेल यूज़ होता है, उससे क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। उसके बाद में जेल को इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर में रख देंगे। बफ़र ऐड करेंगे, तब तक ऐड करेंगे जब तक पूरा जेल कवर ना हो जाए, यानी बफ़र इसके अंदर हमको ज़्यादा डालना पड़ता है। सैम्पल्स को लोड कर देंगे वेल्स में माइक्रोपिपेट की हेल्प से और प्लेस कर देंगे उसी में, और उसके बाद में हम पावर सप्लाई दे देंगे। अब जितना वोल्टेज चाहिए होगा 50 to 500 के बिटवीन हम इसको वोल्टेज देंगे। चार्ज्ड मॉलिक्यूल क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं जेल के थ्रू, ठीक है। चार्ज्ड मॉलिक्यूल माइग्रेट करेंगे धीरे धीरे, क्योंकि जेल है और जेल में क्योंकि नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास जाएगा ज़रूर, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास ज़रूर जाएगा। तो जब भी हम उसमें चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो कराएंगे, तुरंत ये मॉलिक्यूल्स माइग्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और इस प्रोसेस को हम कंटिन्यूअसली कराएंगे तब तक जब तक हमें लगेगा कि एक प्रॉपर अमाउंट में सेपरेशन हो चुका है। उसके बाद में हम उस जेल को जो उसमें प्रेजेंट है इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर में केयरफुली रिमूव कर लेंगे। और रिमूव करने के बाद अगर हमें नीड है, अगर हमें ज़रूरत है कि हाँ हमें शो नहीं हो रही प्रॉपर चीज़ें, हमें बैंड्स नॉर्मली नहीं दिखाई दे रही हैं, तब तो हम स्टेनिंग करेंगे। अदरवाइज़ हमें स्टेनिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो हमें ऐसे ही विजुअलाइज हो जाएंगे। तो समटाइम्स इट स्टेन इज़ नीडेड रिक्वायर्ड बट समटाइम इज़ नॉट। तो अगर है रिक्वायरमेंट तो हम बताएंगे, नहीं है तो देख लेंगे और हम विजुअलाइज करके जो रिपोर्ट है उसको प्रिपेयर कर लेंगे, किसी भी चीज़ की प्रेजेंस या एब्सेंस को दिखा देंगे। उसके बाद में हम लोग को पढ़ना है पेपर इलेक्ट्रोलाइट्स, एगरोस जेल इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि अलग अलग टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो पेपर की बात करते हैं सबसे पहला हमारा, तो यहाँ पर हम किस एज अ मीडियम, एज अ सपोर्टिंग मीडियम हम फ़िल्टर पेपर यूज़ करते हैं, ना कि कोई भी फ्लूइड या फिर कोई भी जेल, कुछ भी यूज़ ना करके हम एक फ़िल्टर पेपर यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो फ़िल्टर पेपर वाला इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इसका अब आज के टाइम में उतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, बिकॉज़ इट इज़ वेरी रेयर एंड बहुत ही पुराने टाइम पर यूज़ होने वाला मेथड है, ठीक है। अमाइनो एसिड के सेपरेशन के लिए, छोटे साइज़ के प्रोटीन्स के सेपरेशन के लिए यूज़ होता है, वैसे यूज़ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अब अमाइनो एसिड के लिए भी यूज़ नहीं होगा। सेकंड आता है आपका एगरोस जेल, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है। इसमें एज अ सपोर्टिंग मीडियम हम एगरोस जेल यूज़ करेंगे, जो कि DNA, RNA, PCR के प्रोडक्ट्स को एनालाइज करने के लिए यूज़ होते हैं। पहली चीज़ तो ये काफ़ी ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है आज के टाइम पर, सिंपल है,
लो कॉस्ट है, यानी उतना महंगा भी नहीं है, सिंपल भी है। तो यानी इसके कई सारे टाइप के बेनिफिट्स हैं और इसका प्रिपरेशन भी बहुत ही ज़्यादा ईज़िली होता है। ठीक है, उसके बाद में अगला आता है पेज, यानी पॉलीएक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, इसमें पॉलीएक्राइलामाइड जेल यूज़ होता है। पॉलीएक्राइलामाइड जेल भी एक एगरोस जेल की तरह जेल ही है, उसका यूज़ किया जाता है और इसको हम प्रोटीन के सेपरेशन के लिए, डीएनए के फ्रैगमेंट्स के को देखने के लिए, जो कि हाई रेजोल्यूशन पे दिखते हैं। ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है। इसमें भी दो टाइप के होते हैं, नेटिव एंड एसडीएस, बट आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो यही है, पॉलीएक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। लेकिन ये जो दो अलग अलग होते हैं एसडीएस एंड नेटिव, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों ही ऑलमोस्ट एक ही टाइप के हैं। बस डिपेंड ये करता है कि कौन सा सल्यूशन यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहले एसडीएस पेज देखेंगे। इसमें सोडियम डाइऑक्साइड सल्फेट यूज़ होता है, एसडीएस जिसको बोलता है। ये एक प्रोटीन को मेनली करेगा, लेकिन प्रोटीन को ये नेगेटिव चार्ज देता है। प्रोटीन के लिए नेगेटिव चार्ज वाला इन्वायरमेंट तैयार करता है, जिसमें प्रोटीन नॉर्मली आराम से सेपरेट किए जा सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू मॉलिकुलर वेट, यानी कि कौन सी प्रोटीन का साइज़ बहुत ज़्यादा है, किस प्रोटीन का साइज़ बहुत कम है, इसके बिहाफ पर अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके बताया जाता है। ठीक है, जिसमें जैसे अब प्लाज्मा की बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लाज्मा हमने इसमें प्लेस किया। प्लाज्मा में डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपके एल्ब्यूमिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया, फाइब्रिनोजन हो गया, एंड सभी के जो मॉलिकुलर वेट है वो अलग अलग हैं। जैसे कि ग्लोबुलिन का मॉलिकुलर वेट कम होता है, एल्ब्यूमिन का ज़्यादा होता है, फिब्रिनोजन का भी ज़्यादा होता है। तो उसके मॉलिकुलर वेट के बिहाफ पर ये अलग अलग कर देगा। यानी हमें अगर चाहिए कि हमें देखना है कि किसी के बॉडी में क्लॉट नहीं बन रहा, उसको चोट लगती है तो ब्लीडिंग अकर होती रहती है, ब्लीडिंग बंद नहीं होती। तो हमें कभी देखना हो कि ठीक है, देखें इसके में फाइब्रिनोजन कितना है, तो आप कैसे उसको प्लाज्मा से सेपरेट करेंगे? आप एसडीएस पेज के हेल्प से प्रोटीन का सेपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिसर्च में मॉलिकुलर वेट के बिहाफ पर सेग्रीगेट करने के लिए ये यूज़ होता है, प्रोटीन्स के पृथक्कीकरण के लिए। उसके बाद में है कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट इलेक्ट्रोफोरेसिस का टाइप है कैपिलरी। ठीक है, इसमें नैरो कैपिलरी ट्यूब यूज़ होती है जेल के जगह पर। यानी इसमें कोई भी एगरोस जेल या किसी भी टाइप का पेज या पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ नहीं होता है। यहाँ पर जेल की जगह डायरेक्ट कैपिलरी ट्यूब यूज़ होंगी। एडवांटेज क्या है? इसकी स्पीड थोड़ा हाई होती है, जल्दी सेग्रीगेट करता है, ऑटोमेटेड एनालिसिस है, यानी हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो खुद से सारा प्रोसेस करके देती है। एप्लीकेशन की बात करें तो ड्रग्स की एनालिसिस, डीएनए सीक्वेंसिंग करने में, क्लिनिकल केमिस्ट्री के टेस्ट परफॉर्म करने में यूज़ होता है। नेक्स्ट इसका टाइप है सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसको हम बोलते हैं एसपीई। एसपीई क्या होता है? ये यूज़ किया जाता है क्लिनिकल लैबोरेटरीज़ के अंदर सीरम प्रोटीन्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ठीक है, जैसे एल्ब्यूमिन है,
एल्ब्यूमिन के भी टाइप्स है, अल्फ़ा 1 एल्ब्यूमिन, अल्फ़ा 2 ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन। ये सब क्या है? ये सब प्लाज्मा प्रोटीन है, सीरम प्रोटीन। तो सीरम प्रोटीन के इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के लिए अलग अलग मेथड भी यहाँ पर दिए हुए हैं, जिससे हम पता करते हैं कि किसी भी पेशेंट के ब्लड में कितने अमाउंट में प्रेजेंट है कोई भी ग्लोबुलिन। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है इसके एप्लीकेशन मल्टीपल माइलोमा में, लिवर डिजीज़ में, किडनी डिजीज़ में हमको काम आते हैं। ठीक है। इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स के लिए भी यूज़ होते हैं। तो ये अलग अलग कंडीशंस में अप्लाई होने वाली सीरम इलेक्ट्रोफोरेसिस है। अलग अलग बीमारियों में सीरम के अंदर प्रोटीन्स को सेग्रीगेट कर देगा। एप्लीकेशंस की बात करते हैं कि कौन कौन से फील्ड्स हैं जहाँ पर अप्लाई होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री का मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, जैसे कि सीरम प्रोटीन एनालिसिस के लिए लाइकोप्रोटीन की एनालिसिस करनी हो, एंजाइम्स की स्टडी करनी हो, हेमाटोलॉजिकल एनालिसिस में भी यूज़ होता है, जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस है, या फिर सिकल सेल डिजीज़ की डिटेक्शन है, थैलेसीमिया की डिटेक्शन है, इनके लिए यूज़ होता है। मॉलिकुलर बायोलॉजी में भी यूज़ होता है, जैसे डीएनए, आरएनए, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इन सभी में भी इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ होता है। माइक्रोबायोलॉजी में भी बैक्टीरिया के डीएनए, वायरल न्यूक्लिक एसिड का डिटेक्शन जब भी करना हो हमें, फॉरेंसिक साइंस में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, पैटर्निटी टेस्टिंग, यानी कि माता पिता का जो विवाद होता है कि बच्चे को लेके कि बच्चा ये किसका है, उसके डीएनए सीक्वेंसिंग की हेल्प से हम देखते हैं, तो इनमें भी यूज़फुल है। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में भी यूज़फुल है। मेडिकल रिसर्च के अंदर प्रोटीन, जीन्स, बायोमार्कर्स, ठीक है, इनमें सब में यूज़ होता है। तो ओवरऑल आप इसको समझ सकते हैं कि ये नॉर्मली उन चीज़ों में यूज़ किया जाता है जिसका साइज़ बहुत कम हो, जैसे कि डीएनए, आरएनए या डीएनए के फ्रैगमेंट्स हैं, फिंगरप्रिंटिंग है, या कौन सी प्रोटीन किसके प्लाज्मा में, किसके सीरम में प्रेजेंट है, इसका पता लगाने के लिए यूज़ होता है। तो ओवरऑल बहुत ही छोटे साइज़ की जिनका डिटेक्शन हम नॉर्मली या यूजुअली नहीं कर सकते हैं टेस्ट के बिहाफ पर, उनके डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है। तो उसके बाद हमको देखना है एडवांटेजेस, कौन कौन से एडवांटेजेस होते हैं। सो बिफोर वी बिगिन द एडवांटेजेस आई हैव अ नोटिस फॉर यू। अगर आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट है टेली मेडिसिन कोर्स। इसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉरपोरेट मेडिकल स्टोर में डेवलप कर सकते हैं और हेल्थ केयर का एक इस इकोसिस्टम बना सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल पर कनेक्ट हो सकते हैं। इस कोर्स की कंप्लीट फ़ीस 25,000 रुपीज़ है। अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक देखा। एडवांटेजेस की बात करते हैं। एडवांटेजेस कौन कौन से हैं?
तो हाई सेपरेशन एफिशिएंसी इसकी है, यानी ये बहुत तेज़ी के साथ चीज़ों को सेपरेट कर सकता है। ठीक है, जो क्रोमेटोग्राफी हम लोगों ने पढ़ रखी है, क्रोमेटोग्राफी ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया, तो आपने देखा कि क्रोमेटोग्राफी में भी चीज़ों को सेपरेट किया जा रहा है, बट ये भी सेपरेट ही करेगा और इसकी एफिशिएंसी भी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। तो दोनों मेथड यूज़ होते हैं सेपरेशन या सेग्रीगेशन के लिए। हाई एक्यूरेसी एकदम सही सही रिज़ल्ट देता है। छोटी साइज़ की चीज़ों जैसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, इनको भी सेपरेट करने की कैपेसिटी होती है इसके पास। सिंपल है, रिलायबल है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए एंड जेनेटिक्स के लिए कि क्या है, एसेंशियल है। डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च लेबोरेटरी के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है। अब कुछ डिसएडवांटेज देखेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ का कुछ एडवांटेज है तो थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज भी होता है। थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, टाइम टेकिंग है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है, हालांकि काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा मेथड है, फॉरेंसिक वगैरह के लिए तो बेस्ट है। बट कमी इसकी यही इतनी है कि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। स्किल्ड पर्सनल चाहिए। ठीक है, स्टेनिंग भी होती है जगह जगह पर, जैसे मैंने स्टेनिंग के मेथड बताए, सिल्वर स्टेन बताया आपको, अलग अलग ब्लू कलर, रेड कलर स्टेन देखे आपने, तो वो थोड़ा सा ह्यूमन बॉडी के लिए हज़ार्डस हो सकते हैं, ह्यूमन बॉडी के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। तो इसका एक ये भी डिसएडवांटेज है। उसके बाद में बात करें, जेल प्रिपरेशन जब भी हम करते हैं तो थोड़ा केयर की नीड होती है। हीट जब भी करना होता है तो वोल्टेज अगर उसका गड़बड़ है, क्योंकि मैंने आपको बताया 50 से लेकर 500 वोल्ट का वोल्टेज यूज़ होगा, तो उसमें अगर आपने सही से उसको नहीं बैलेंस किया है वोल्टेज को, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को देखना है इसका प्रिकॉशन एंड मेंटेनेंस। तो प्रिकॉशन एंड मेंटेनेंस में आप प्रिकॉशन में ये ध्यान रखना है आपको कि जेल है वो उसमें बबल नहीं होनी चाहिए, पीएच एकदम मेंटेन होना चाहिए। लोड जब आप करें सैंपल तो स्पिलिंग ना हो, है ना, टच ना करें किसी भी चीज़ को, जेल को हैंडल करना है बहुत अच्छे से। जब स्टेन्स की बारी आए, स्टेन्स को बिल्कुल भी टच नहीं करना है, बिकॉज़ स्टेन्स कैन बी हज़ार्डस टू आवर बॉडी, दे आर टॉक्सिन्स, टॉक्सिक नेचर है, तो सारी चीज़ें ऐसे करनी है। स्विच ऑफ पावर सप्लाई जब भी हमको करना है तो पावर सप्लाई कब स्टार्ट करना है, कब ऑफ करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मेंटेनेंस एग्जैक्टली लाइक अदर काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जो कि हमने पढ़ा है, हमने कई सारे इंस्ट्रूमेंट पढ़ा और सबका मेंटेनेंस ऑलमोस्ट सेम है कि चैम्बर यूज़ करने के बाद बंद कर दीजिए, क्लीन करिए, उस पर बिल्कुल भी डैमेज नहीं होना चाहिए और ढक के रखो। पावर सप्लाई उतनी देर के लिए चलाओ जितनी देर यूज़ कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। बफ़र जो आप यूज़ कर रहे हैं, चीज़ें रिएजेंट्स यूज़ कर रहे हो, वो एक्सपायर्ड ना हो। तो नॉर्मली जो एक आप हर एक मशीन के लिए जिन प्रिकॉशंस का यूज़ करते हैं वहीं यहाँ पर भी यूज़ हो। सो इट इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, आई होप कि आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस समझ में आया हो। उसके बाद की जो चीज़ें हैं वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।